जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकारों के मंत्र को केवल मंचों पर ही मत गाओ, बल्कि इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाओ। हिंसा की बातें करते हो मानवता के रखवालों, ये कौन सा सैनिक धर्म है, जरा हमें भी बतलाओ, जरा हमें भी बतलाओ। वे सुरक्षा बल जिन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर हाथ में धार्मिक ग्रंथ लेकर मानव और मानवता की रक्षा करने की कसम खाई हो, वे सुरक्षा बल जिनसे यह उम्मीद लगाई जाती हो कि वे अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। लेकिन ऐसे में मेरे विपक्षी साथियों के इस मंच पर खड़े होकर यह कहना कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में मानवाधिकारों का अनुपालन कर पाना असंभव है, तो फिर आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक समिति, श्रोतागण व मेरे प्रतियोगी साथियों, मैं राइफलमैन बलवान सिंह, असम राइफल विषय के पक्ष में अपने विचार रखने जा रहा हूं। महोदय, जिन महान पुरुषों ने विषय चुना है, बिल्कुल सत्य चुना है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मानवाधिकार तो वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी ताकतों का खतरा बढ़ जाता है, वहां शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवाधिकार आयोग अपनी आवाज वहीं उठाता है जहां हम सुरक्षा बलों के द्वारा कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती है, जिसका उदाहरण वर्ष 2000 से 2012 तक सिर्फ मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों पर 1528 फर्जी मुठभेड़ और न्यायिक हत्याओं के मामले दर्ज हुए। यदि सारे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2016 में पुलिस फायरिंग में 92 नागरिक मारे गए, 351 घायल हो गए और उसी वर्ष लाठी चार्ज में 35 नागरिकों की मौत हो गई और 759 लोग घायल हो गए। मेरे काबिल साथियों, बहादुरी मारने में नहीं बल्कि बचाने में होती है, और यदि बम बारूद और बंदूक के दम पर ही शांति स्थापित की जा सकती तो अब तक पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शांति स्थापित हो गई होती। लेकिन नहीं मेरे साथियों, नहीं, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा और प्यार से जीता जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 4 वर्ष पुराने गृह युद्ध का अंत करने के पीछे केवल एक ही कारण बताया था। उन्होंने कहा था, आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स। अतः यदि दुश्मन को हथियार की बजाय प्यार से जीता जाए तो वहां दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और लोगों के दिलों में बदले की भावना भी नहीं रहती, क्योंकि असली जंग तो लोगों के दिलों में लड़ी जाती है और लोगों के दिलों को मानव अधिकारों का हनन करके नहीं बल्कि मानव अधिकारों का सम्मान करके जीता जा सकता है। और जहां मानव अधिकारों का हनन होता है वहां पर बदले की भावना से पान सिंह तोमर और फूलन देवी जैसी मासूम महिला को भी खतरनाक डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ता है। महोदय, अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिनसे यह साबित होता है कि मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतंकवाद व उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। सबसे पहले मैं 26/11 हमले का जिक्र करना चाहूंगा, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने मानवता का पालन करते हुए 9 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। मेरे काबिल साथियों, यदि उसे पकड़ते ही मार दिया होता तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पाकिस्तान को बेनकाब कर पाते? फिर बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या एयर स्ट्राइक की, दोनों ही मौकों पर केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, वहां के निर्दोष लोगों को एक खरोंच तक नहीं पहुंची। जब इस प्रकार की कार्रवाई हम दूसरे देश के अंदर घुसकर कर सकते हैं, तो क्या अपने ही देश के भीतर आतंकवाद से लड़ते समय मानवता का पालन करते हुए नहीं कर सकते? महोदय, जिन स्थानों पर हम कार्य करते हैं वहां हमें महत्वपूर्ण इलाकों के बारे में जानकारी चाहिए होती है, आपूर्तिजनक सहयोग चाहिए होता है, और ये मात्र तभी संभव है जब लोगों का भरोसा हमें मिले। और मेरा 15 वर्षों का पूर्वोत्तर का निजी अनुभव यही कहता है कि जहां भी सुरक्षा बलों ने लोगों के साथ मिलकर कार्य किया है वहां उन्हें अधिक सफलता मिली है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा त्रिपुरा राज्य है। जी हां, वहां सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से गैर कानूनी संगठनों को आत्मसमर्पण करवाकर मुख्य धारा से जोड़ा, जिसका नतीजा आज त्रिपुरा एक शांतिपूर्ण राज्य है।
अतः यदि आतंकवाद और उग्रवाद को मिटाना है तो सबसे पहले उसके पीछे छुपे कारणों को खत्म करना होगा। टेररिज्म फंडिंग और साइबर क्राइम को रोकना होगा, ताकि फिर कोई भी गैर कानूनी संगठन हमारे देश के नौजवानों को धर्म के नाम पे या फिर पैसों का लालच देकर आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसा ना सके। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमें मानवता का स्पर्श लाना होगा। इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारी किसी भी कार्रवाई के दौरान किसी निर्दोष को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब ऐसा होगा तो देश की जनता हमारे साथ होगी, तभी जाकर हम आतंकवाद और उग्रवाद को मिटाने में कामयाब हो पाएंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्यों ना एक ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्यों ना एक ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आओ हम सब मिलकर करें एक ऐसा राष्ट्र तैयार जिसमें कायम रहे राष्ट्रीय सुरक्षा। सूरज पर है कालिक पोती, किया चांद का मुख काला, मानवता की हत्या का इतिहास घिनौना रच डाला। अब बंद करो ये हत्याएं, वरना शिव स्वयं डरेगा। तुम ही भक्षक बन बैठे तो रक्षा कौन करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य निर्णायक गण एवं उपस्थित साथियों, मैं CISF से उप निरीक्षक आशुतोष कुमार आज के इस वाद विवाद के विषय मानव अधिकार का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावी तरीकों से निपटा जा सकता है के पक्ष में अपना मत एवं विचार प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री KG बालाकृष्णन के उन वाक्य का उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मानवता को बनाए रखने के विषय में हमारे सुरक्षा बलों के विचार एवं भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट है एवं केवल तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा मानव अधिकारों के सम्मान करने से हमारे राष्ट्रीय महत्व को खतरा उत्पन्न होगा। 10 दिसंबर 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 तथा मानव अधिकार संरक्षण आयोग 1993 के सेक्शन 2D में भी यह स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री JS वर्मा ने इसी मंच के माध्यम से सन 2001 में यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी देता है उसे आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जाता तथा जो लोगों के हित के खिलाफ हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। DK वसु बनाम बंगाल राज्य में माननीय न्यायाधीश ने भी यह स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तारी के समय में भी मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, परंतु स्थिति आपके समक्ष है। वासुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए न्यौछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूबे लखन भैया सोहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय। हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी IPC की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है। वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। CRPC की धारा
धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें, तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की, ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के पर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह